नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, लगता है कि नरेंद्र मोदी हर तूफानों से टकरा रहे हैं और धीरे धीरे हर तूफान को वो चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सफलता मिल रही है उनको। पूरी दुनिया भर से अटैक उनके ऊपर हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच में धीरे धीरे वो रास्ता निकाल रहे हैं और रास्ता इस बार जम्मू कश्मीर से निकल रहा है। कश्मीर में हालात अच्छे हो रहे हैं, हालात खराब हैं, हालात सुधरे नहीं हैं। ये सब नैरेटिव आप लगातार सुनते रहे, लेकिन अब एक नया नैरेटिव आपको सुनने को मिलेगा और ये बड़ा ही ऐतिहासिक नैरेटिव होगा। नैरेटिव नहीं होगा, बल्कि आपको सच सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन अब ठीक से खिलना शुरू होने वाला है। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? ऐसा इसलिए, लंबे अंतराल के बाद 1989-90 का दौर याद कर लीजिए और आज 2026 में 36 वर्षों के बाद, 36-37 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर में वो सपना सच होने जा रहा है, जिस सपने को लगातार एक बहुत बड़ा वर्ग देखता रहा और ईश्वर से मनाता रहा कि काश मेरा वो सपना सच हो जाता। और 36-37 वर्षों के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका सपना सच होने जा रहा है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर के बड़ी-बड़ी बातें की जा रही थी। कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जमाने में नहीं हुआ, पीडीपी के जमाने में नहीं हुआ। सारी पार्टियां राजनीति करती रही, राष्ट्रीय स्तर पर भी और क्षेत्रीय स्तर पर। लेकिन धारा 370 हटा, 35A हटा, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि के रूप में गिना रही है और सबसे अधिक बड़ी, सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आप कहें 12 सालों में नरेंद्र मोदी की, तो वो 370 और 35A का हटना है, ना कि राम मंदिर का निर्माण होना। राम मंदिर तो एक सतत प्रक्रिया है, आंदोलन थी, अदालत में केस था, जीते वहां से और जीत करके आने के बाद सरकार ने एक प्रकार से रास्ता साफ किया राम मंदिर के निर्माण का और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। उसमें निश्चित रूप से सरकार का सहयोग है, लेकिन वो एक धार्मिक और एक पॉलिटिकल उस तरह से इशू तो बना राम मंदिर, लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका है, अकेले सरकार की भूमिका नहीं है। सरकार ने ऊपर से वटवृक्ष की तरह छाया जरूर दिया और उसको एक्सपेडाइट किया, बनाने में अपनी भूमिका अदा की। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण का सेहरा अपने सर बांधने के लिए हाईजैक कर लिया पूरे मूवमेंट को। बल्कि आरएसएस के ऊपर भी आरोप लगता है कि आरएसएस ने इस पूरे मूवमेंट को हाईजैक कर लिया। और जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो उसके उद्घाटन समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मोदी जी दोनों इकट्ठे मौजूद थे। इसलिए लोगों के आरोप लगते रहते हैं कि संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण को हाईजैक कर लिया। ये तो विश्व हिंदू परिषद का मूवमेंट था, बजरंग दल का मूवमेंट था और बहुत सारे सनातनी संगठन थे, जिसका एक साथ ज्वाइंट एक्शन चल रहा था और उनकी ये जीत थी। खैर, अब ये विवाद का विषय है, ये चलता रहेगा। लेकिन एक पर आप कोई असहमति नहीं जता सकते धारा 370 और 35A को लेकर के। धारा 370 और 35A को हटाने का सेहरा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार को जाएगा और उसमें भी नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जाएगा। क्योंकि अमित शाह ने जिस तरह से पूरी रूपरेखा बनाई, कितनी रातें जम्मू कश्मीर में बिताई और जिस दिन बल्कि ये 370 हटने की बात हो रही थी, उसके कुछ दिन पहले 3-4 रात तो लगातार वो जम्मू कश्मीर में थे। खैर, वो सब घटना आपको याद है, वो बताने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया और ये उपलब्धि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धियों में सबसे ऊपर, तालिका में सबसे ऊपर रही। लेकिन सिर्फ धारा 370 के हटने से, 35A के हटने से लोग कह रहे थे कि खून की नदियां यहां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई हाथ नहीं मिलेगा जिनके हाथ में तिरंगा होगा। ये सब भी नारे लगे। न तो खून की नदियां बही, तिरंगा उठाने वाले हाथ वहां एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं,
करोड़ों की संख्या में है। हाँ, छिटपुट घटनाएं जरूर हुई। बालाकोट की घटना हुई, बाद में बालाकोट हुई, फिर पहलगाम की घटना हुई। उससे विचलित करने की जितनी साजिश थी, कोशिश थी, उसमें कामयाबी जरूर मिली है उस एक वर्ग। लेकिन 370 और 35A का असर अब ये हो रहा है, पहलगाम के बाद ये असर हो रहा है, जिस तरह से टेरर मॉड्यूल को सीधा हेड ऑन लिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद जो हालात बदले हैं, वो हर एक देशवासी के लिए गौरव के क्षण हैं। आप सबको, हम सबको गर्व करना चाहिए। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी शुरू हो गई है। कश्मीरी पंडितों के जमीनों पर जो कब्जे थे, उसे अब दूर की कौड़ी समझने की बात अब शुरू हो गई है। जमीनों के पूरा उसका सीमांकन हो रहा है। कौन सा जमीन किसने कब्जा किया हुआ है, किस दूसरे वर्ग ने कब्जा कर लिया है, किसकी वो जमीन है, उसका पूरा आकलन किया जा रहा है। और जिसकी जमीन है उसको दिया जा रहा है। ये देखिए, इसके ऑडियो को भी रिलीज कीजिए, अगर है ऑडियो। अगर नहीं ऑडियो है तो इस वीडियो को हमारी एंक्रोचेड लैंड थी यहाँ पे, तो इसका अभी ऑर्डर निकाला था तहसीलदार साहब ने। तो अब नाइब साहब की इंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे जो टीम है वो आई है, एंक्रोचमेंट हटा के ये डिमार्केशन कर रहे हैं ज़मीन की। हमारे ये 7 कनाल 3 मरले ज़मीन है, खसरा नंबर 686/259। तो ये यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे पुलिस वाले दो भी हैं। तो ये चल रही है अभी यहाँ पे डिमार्केशन ज़मीन की डिमार्केशन चल रही है यहाँ पे। ये जो 7 कनाल 3 मरले है माइग्रेंट लैंड, इसकी डिमार्केशन चल रही है यहाँ पे। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ राजीव जी का, जो हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हमारे राजीव जी। उनकी बदौलत ये सब पॉसिबल हुआ है। हम काफ़ी सालों से यहाँ पे लड़ रहे थे ज़मीन के लिए, कम से कम 15 से 20 सालों से, लेकिन ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ राजीव जी ये पॉसिबल हो पा रहा है। जी जी, मैं राजीव जी का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। राजीव जी का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये ड्राइव जो है इसको सक्सेसफुल किया, और ये जो एनक्रोचमेंट थी हमारी, इसको हटाया है। अब इससे अच्छी खबर कुछ हो नहीं सकती। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और ये बात बनेगी। नंबर 2, अभी एक बड़ा खेल हो गया मित्रों। संघाई में एससीओ की बैठक थी, संघाई कोऑपरेशन समिति जो है उसकी बैठक थी, एससीओ की बैठक, और उसमें डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक थी। हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर भी गए थे संघाई में। इस बार किर्गिस्तान की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी, बहुत सारे देश इसके सदस्य हैं। तो भारत के रक्षा मंत्री भी वहां मौजूद थे, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने इस बैठक में वो बात कही जिसकी कल्पना कम से कम संघाई की इस बैठक में नहीं की जा सकती थी। लेकिन डंके की चोट पर राजनाथ सिंह ने संघाई कोऑपरेशन समिट में पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दे दिया, और वो भी चीन की धरती से। मतलब संघाई में बैठ करके भारत का रक्षा मंत्री कह रहे हैं, भारत के रक्षा मंत्री, कि पाकिस्तान टेररिज्म की फैक्ट्री है और इस पर नॉन निगोशिएबल भारत बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। भारत पाकिस्तान की टेररिज्म की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ आज खड़ा है, पहले खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। और दुनिया भर के देशों को, और खास तौर से अपने पड़ोसी मुल्कों को, और बल्कि चाइना को सीधा सीधा ये संकेत कर रहे थे, संदेश दे रहे थे कि पाकिस्तान के बारे में अगर आपकी कोई दूसरी राय है तो उसे आप बदल लीजिए।
हमारी पाकिस्तान के बारे में राय बनी हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम संघाई में बैठे हैं तो पाकिस्तान की हम अच्छी-अच्छी बात आपके सामने लाना शुरू कर दें। ये नहीं हो सकता। नमस्कार भाइयों। पाकिस्तान जिस रास्ते पर चल रहा है उससे थोड़ा-सा भी वो अलग नहीं हुआ है। अब ये संकेत चाइना में बैठ करके उस पाकिस्तान को देना है जो पाकिस्तान अभी ट्रंप की गोदी में जाकर के बैठ गया है और एक प्रकार से ट्रंप के दलाल बन गए हैं। शर्म अल शेख में भारत के प्रधानमंत्री को भी डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था। भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए, लेकिन ये जो ढोल बजना है ये वहां पहुंच गए ढोल बजाने के लिए और ढोल बजाते बजाते इस जगह पहुंच गए जहां पर अपनी पहचान को भी शहबाज शरीफ ने मिटा दिया और तारीफ करने लगे कि डोनाल्ड ट्रंप को शर्म अल शेख में ये कहने लगे कि इनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, शांति का नोबेल प्राइज। वो डोनाल्ड ट्रंप जो नोबेल प्राइज के मामले में क्या कर रहे हैं, शांति के मामले में पूरी दुनिया देख रही है। 4000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है ईरान, इजराइल और अमेरिका वॉर में। इजरायलियों की भी मौतें हुई हैं, लेकिन ईरानियों की मौत हुई है। इराक में भी मौतें हुई हैं, यूएई में मौतें हुई हैं, सऊदी अरबिया में मौतें हुई हैं। कम हुए हैं लेकिन हुए हैं। लेबनान में हो रही है मौतें, यमन में हो रही है मौतें। ये पूरा का पूरा जो इलाका है उसमें मौत का तांडव हो रहा है और वो शांति के मसीहा बने हुए हैं और पाकिस्तान उसको नोबेल प्राइज देने के लिए पूरी तरह से स्टेज सेट कर रहा है। तो ये व्यक्ति जो अभी डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठा हुआ है उसको सीधी चुनौती चीन की सरजमीन से भारत के रक्षा मंत्री ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि तुम्हारी ये पॉलिसी, आतंकवाद की रणनीति, तुम्हारी ये पॉलिसी नहीं चलेगी। वो नॉन निगोशिएबल है, उस पर कोई निगोशिएशन नहीं हो सकता। और इस गलतफहमी में भी मत रहना कि तुम अभी हाल में अगर अमेरिका के करीब चले गए हो तो तुम अपनी उस फैक्ट्री को आगे बढ़ाते हो, टेररिज्म की फैक्ट्री को आगे बढ़ाओगे और भारत में उसका कुछ प्रयोग करने की कोशिश करोगे। शंघाई कोऑपरेशन में यह बात हो रही है, ध्यान रखिए आप। चीन की सरजमी पर बैठ करके भारत के रक्षा मंत्री ये बयान दे रहे हैं। पहली बार इस तरह से मजबूती से चाइना की धरती से पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग संदेश, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैसेज, इतने कड़े शब्दों में आप और हमने तो अभी तक कल्पना नहीं की थी, लेकिन रक्षा मंत्री ने वहां से संदेश दिया और ये जता दिया, डोनाल्ड ट्रंप को बताया ये संदेश कि आप जिस छुटभइये को लेकर के पूरी दुनिया में ढोल बजा रहे हैं उसके बारे में हमारी ये राय है और उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। आपको अगर उनसे दोस्ती करनी है तो करिए। और ये संदेश चाइना के लिए भी था। तो क्या चाइना और भारत के बीच में कुछ बड़ा पक रहा है, कोई बड़ी डील हो रही है? अगर चाइना में जाकर के रक्षा मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं, और आप देखे होंगे कि रक्षा मंत्री के रिश्ते चाइनीज प्रीमियर के साथ ठीक है और मोदी जी ने भी अपने रिश्ते को अभी अच्छा किया है चाइनीज प्रीमियर के साथ, शी जिनपिंग के साथ। और जो तीसरा सबसे बड़ा आलाय है पुतिन, उनके साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। तो क्या ये तीन रिश्ते जो तीन देशों के बन रहे हैं वो इतने प्रगाढ़ हो रहे हैं जो अब पूरी दुनिया में अकेला पड़ा हुआ ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। एक तरफ भारत ट्रेड डील्स पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने देखा न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड डील कर लिया और अगले 10 वर्षों तक उसमें बहुत सारी चीजों का जो डील के डिटेल्स हैं वो आ गए, लेकिन 0% पे आ गया है ट्रेड डील, मतलब 0 टैरिफ पर काम हो रहा है भारत और न्यूजीलैंड के साथ। यूरोपीय संघ के साथ अलग डील हो गया, इंग्लैंड के साथ अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग चल रहा है, जापान के साथ अलग चल रहा है। भारत अलग अलग देशों के साथ और अलग देशों के संघों के साथ अपना फ्री ट्रेड डील कर रहा है, अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है। और ये सारी दोस्ती आर्थिक हो रही है, कोई सामरिक दोस्ती नहीं हो रही है, कोई नेटो नहीं बन रहा है। भारत कोई नेटो जैसा कोई सामरिक
संगठन नहीं बना रहा है। भारत, चीन और रसिया भी अगर करीब आ रहे हैं तो ये तीनों आर्थिक रूप से करीब आ रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये जरूर अमेरिका लगाएगा कि ये तीनों जो एक प्रकार से महाशक्ति है, ये तीनों अगर करीब आते हैं तो उनके लिए परेशानी का सबब है और है। यूरोप का कोई देश उनके साथ नहीं आया, कोई नहीं आया। अब युद्ध रुकवाने में उन्होंने कहा कि पहले चीन ने पहल की थी। इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध को रुकवाने में पहले चीन ने पहल की थी। फिर ये पीछे से आ गए पाकिस्तानी ये कहने के लिए कि मैंने पहल की है सीज फायर के लिए। सच बात तो ये थी कि चीन ने कहा कि आप जिस तरह से कर रहे हैं, अगर आप इस तरह से करते रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ संकेत दे रहा था चीन, अगर आप ये करते रहेंगे तो मजबूरन मुझे ईरान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और उसके बाद पुतिन ने कह दिया कि मुझे मजबूरन ईरान के साथ खड़ा होना पड़ेगा अगर यही रवैया आपका जारी रहा। अब अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप एक कार्यक्रम में थे, ये आप सबने देखा होगा, उनके ऊपर हमला हो गया। अब उसमें एक अलग पेज फंसा हुआ है। एक नई थ्योरी आ रही है कि जब जो बैंकेट हॉल में, जो वॉशिंगटन डीसी के जो होटल में जो हमला हुआ, वो कोई इनके ऊपर टारगेट करके नहीं किया गया, गोलीबारी हुई। अब ये मॉक ड्रिल है कि क्या है भगवान जाने, लेकिन ये जो हमला हुआ उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, तो मॉक ड्रिल नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये किस तरह की मॉक ड्रिल है? हो सकता है कि अपना स्टॉक जो नीचे जा रहा है उस स्टॉक को बढ़ाने के लिए अपने ऊपर हमला करवा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या? अब ये कहना मुश्किल है। लेकिन सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट ने जो रेस्क्यू किया, जहां पर गोली चली, उसमें सबसे पहले जेडी वेंस को रेस्क्यू किया। अब सफाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हर जगह जाकर के कि डिप्टी प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने सबसे पहले रेस्क्यू किया इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को। ऐसा कैसे हो गया? तो इसका मतलब जेडी वेंस वहां ताकतवर हो रहे हैं क्या? डोनाल्ड ट्रंप कमजोर हो रहे हैं क्या? क्या बात हो गई? डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि नहीं, हम तो ये देखना चाह रहे थे कि यहां पर क्या चल रहा है, तो हमने जेडी वेंस को कहा कि आप इसे लेके जाओ, हम बाद में आते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। ये प्रोटोकॉल है सीक्रेट सर्विस का कि अगर कहीं पर राष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका किसी कार्यक्रम में मौजूद है या कहीं भी मौजूद है और वहां पर अगर किसी प्रकार की गोलीबारी की घटना हुई है या किसी प्रकार की हाथापाई की, बलबे की, कुछ की भी घटना है, तो सीक्रेट सर्विस एजेंट की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, जो उनके प्रोटोकॉल में आता है कि सबसे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट की रक्षा की जाए, देन अदर्स। लेकिन यहां क्या हुआ? उस बैंकेट हॉल में सबसे पहले जेडी वेंस को रेस्क्यू किया गया और बाद में डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप अब इसको किसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या सीक्रेट सर्विस के एजेंट की प्राथमिकता में भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं है? क्या वहां सीक्रेट सर्विस के एजेंट में भी एक गैंग बन गया है, ग्रुप बन गया है? डोनाल्ड ट्रंप को कोई पसंद नहीं कर रहे हैं। लगातार वहां पर इस्तीफे की खबरें आ रही हैं, डिफेंस के लोग इस्तीफा देते जा रहे हैं। तो क्या वहां बड़ी तेजी से डोनाल्ड ट्रंप अंदर खाने, अब अमेरिका के अंदर अनपॉपुलर हो रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में अनपॉपुलर हो चुके हैं। कोई देश उनकी मदद को नहीं आगे बढ़ रहा है। इजराइल तो एक वॉर कंट्री है पूरी तरह से, जो युद्ध में, युद्धरत वॉर कंट्री है, युद्धरत कंट्री है, युद्ध में शामिल है इजराइल, तो वो तो अमेरिका के साथ रहेगा ही। लेकिन इजराइल अमेरिका को छोड़ करके दुनिया का कोई देश इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान युद्ध में शामिल नहीं है। इतना तो छोड़ दीजिए, जहां अमेरिकी अड्डे हैं, जो बेस हैं, जो अमेरिका के मदद पर केंद्रित हैं, वो यूएई उनके साथ नहीं आया, वो सऊदी अरबिया नहीं आया, यूएई के जितने देश हैं वो नहीं आए, और बाकी लेबनान, यमन तो उनसे लड़ाई ही कर रहे हैं, ईरान के साथ ही खड़े हैं। कोई नहीं आया, मिस्र नहीं आया, कोई नहीं आया। जिस सरमलन से गए थे वो कोई खड़ा नहीं हुआ साथ। एक खड़ा हुआ साथ में पाकिस्तान, और वो भी धोखा दे रहा है। वो सिर्फ निगोशिएशन के नाम पर कुछ पैसा कमाना चाहता है। तो ये जो घटनाएं इतनी तेजी से बदल रही है मित्रों, उसमें मोदी की जो ये रणनीति है या मोदी की जो ये चाल है, वो पुख्ता हो रही है कि मोदी किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता बनाए जा रहे हैं, और मोदी के मंत्री भी काम पर लगे हुए हैं।